Welcome to Nerdy Side, Chapter 1, Some Basic Concepts of Chemistry. चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं? बिल्कुल, केमिस्ट्री के कोर कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर ये मैटर है क्या और उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं। उसके बाद हम उन फंडामेंटल लॉज को देखेंगे जिनके ऊपर सारी केमिकल रिएक्शंस चलती हैं। फिर आएगी डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, जो इन सब लॉज को एक साथ जोड़ती है। और हाँ, आखिर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। केमिस्ट्री की जो पूरी बिल्डिंग है ना, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव है मैटर। देखो, डेफिनेशन इसकी बिल्कुल सिंपल है। मैटर यानी पदार्थ, ये कोई भी ऐसी चीज है जिसका अपना मास हो और जो जगह घेरे, यानी स्पेस ऑक्यूपाई करे। आपके आसपास जो कुछ भी है, बुक, पेन, पानी और हाँ, हवा भी, ये सब मैटर ही है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें मेन फर्क क्या है पता है? सिर्फ एक चीज का फर्क है, इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट का। सॉलिड्स में पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए उनका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड रहता है। लिक्विड्स में पार्टिकल्स थोड़े लूज होते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, इसीलिए वॉल्यूम तो फिक्स रहता है पर शेप उस कंटेनर का ले लेते हैं जिसमें उन्हें डाला जाता है। और गैसेस में तो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं, इसीलिए ना तो उनका वॉल्यूम फिक्स्ड है ना ही शेप। चलो अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं मैटर को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। सोचो, मैटर एक बड़ा सा ट्री है। इसकी दो मेन ब्रांचेस निकलती हैं, मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस। फिर इन ब्रांचेस की भी आगे ब्रांचेस हैं। मिक्सचर्स होते हैं होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, और प्योर सब्सटेंसेस होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। चलिए एक एक करके इन सबको आराम से समझते हैं। तो मिक्सचर्स में दो टाइप आते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सिंपल सा फर्क है, होमोजीनियस में चीजें इतनी परफेक्टली मिक्स हो जाती हैं कि आप बता ही नहीं सकते कौन सी चीज कहाँ है। जैसे पानी में चीनी घोल दी, पूरा मीठा पानी एक जैसा दिखेगा, राइट? एयर भी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसके ऑपोजिट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता। जैसे नमक और चीनी को मिक्स कर दो या दाल और चावल को, आपको अलग अलग दाने साफ दिखेंगे। ओके, मिक्सचर्स तो हो गए। अब आते हैं दूसरी ब्रांच पे, यानी प्योर सब्सटेंसेस। यहाँ भी दो टाइप हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या है भाई? ये मैटर की सबसे प्योर फॉर्म है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होते हैं, जैसे सोडियम, कॉपर या ऑक्सीजन। और कंपाउंड तब बनता है जब दो या दो से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली जुड़ जाते हैं। और यही तो केमिस्ट्री का असली जादू है। देखो ना, हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो खुद जलती है, ऑक्सीजन आग लगने में हेल्प करती है, पर जब ये दोनों मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, पानी H2O, तो वो आग बुझाने के काम आता है। प्रॉपर्टीज बिल्कुल बदल जाती हैं। ठीक है, तो हमने मैटर समझ लिया, लेकिन केमिस्ट्री सिर्फ क्या है इसके बारे में नहीं है, ये कितना है इसके बारे में भी है। और उसके लिए हमें चीज़ों को मेजर करना पड़ेगा। ये मेजरमेंट्स ही तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। अब देखो, प्रॉपर्टीज भी ना दो तरह की होती हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी वो है जिसको नापने के लिए आपको सब्सटेंस को बदलना नहीं पड़ता, जैसे इसका रंग क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सब। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करने के लिए एक केमिकल चेंज यानी एक रिएक्शन कराना पड़ता है, जैसे क्या कोई चीज आग पकड़ती है या एसिड से रिएक्ट करती है या नहीं। अब मेजरमेंट की बात हो रही है तो एक सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना, जिसको सब फॉलो करें, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम यूज करते हैं SI सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस टेबल को देखो, ये हैं 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी स्टैंडर्ड SI यूनिट्स। केमिस्ट्री में हम सबसे ज्यादा मास, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल यूज करते हैं। चलो फटाफट 3 सबसे कॉमन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो हम बार बार यूज करेंगे। मास, मतलब किसी चीज के अंदर कितना स्टफ है, इसकी SI यूनिट है kg, पर लैब में हम छोटे अमाउंट से डील करते हैं तो ग्राम यूज करते हैं। फिर आता है वॉल्यूम, यानी कोई चीज कितनी जगह ले रही है। और तीसरा है डेंसिटी, जो कि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। बेसिकली ये बताता है कि पार्टिकल्स कितने पास कितने टाइटली पैक्ड हैं। ओके, अब आते हैं इस चैप्टर के आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये वो नियम हैं, वो रूल्स हैं जिनके हिसाब से पूरी केमिस्ट्री चलती है। ये हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इनको समझ लिया तो आधी केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इसको स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जोसेफ प्रूस ने ये लॉ दिया और इसका मतलब बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। ये लॉ कहता है कि कोई भी कंपाउंड आप कहीं से भी उठा लो, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे ना, उनका मास का रेशियो हमेशा, आई रिपीट, हमेशा फिक्स्ड रहेगा। जैसे पानी,
H2O। चाहे आपके घर के आरओ का हो या नदी का या मार्स से लाया गया हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा 1:8 ही होगा। दैट्स इट, फिक्स्ड है। ठीक है, अगला लॉ देखते हैं। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसे दिया था जॉन डाल्टन ने, और ये लॉ तब पिक्चर में आता है जब दो एलिमेंट्स मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। आई नो, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगती है। चलो इसको एकदम सिंपल एग्जाम्पल से तोड़ते हैं। सोचो, हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये दोनों मिलकर दो कंपाउंड्स बना सकते हैं, राइट? कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब इस लॉ को टेस्ट करते हैं। अगर हम कार्बन का मास फिक्स कर दें, मान लो 12 ग्राम्स, तो CO में उसके साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ती है और CO2 में 32 ग्राम्स। अब जरा इन दोनों ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो निकालो, 16:32। सिंपल करो, क्या आया? 1:2। एक सिंपल होल नंबर रेशियो। बस यही है ये लॉ। तो जब ये सारे लॉ सामने आए तो जॉन डाल्टन ने सोचा, यार इन सब में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, कोई एक अंडरलाइंग थियोरी तो होगी जो इन सबको एक्सप्लेन कर सके। और उन्होंने वही किया। उन्होंने एक थियोरी दी जिसे हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी। ये बेसिकली इन सभी लॉज के क्यों का जवाब है। चलो इसके मेन पॉइंट्स या पोस्टुलेट्स देखते हैं। बहुत ही लॉजिकल हैं। पहला, सारा मैटर अतिशय छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से बना है जिनको एटम्स कहते हैं। दूसरा, एक एलिमेंट के सारे एटम्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सेम मास सेम प्रॉपर्टीज। तीसरा, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग होते हैं। पॉइंट नंबर 4 सीधा सीधा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस एक्सप्लेन कर रहा है। और पॉइंट नंबर 5 कहता है कि केमिकल रिएक्शंस में एटम्स बस रीअरेंज होते हैं, ना तो नए बनते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। ओके, इतना तो क्लियर हो गया, सब कुछ एटम से बना है। पर अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है। एक एटम को जिसको हम देख तक नहीं सकते, उसको तोलेंगे कैसे? हाउ डू यू इवन वे एन एटम? वेल, इसके लिए साइंटिस्ट ने एक बहुत ही क्लेवर तरीका निकाला। हम एक्चुअल मास नहीं नापते, हम एक रिलेटिव मास नापते हैं। इसके लिए एक स्पेशल यूनिट बनाई गई जिसे हम कहते हैं AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। और इसका स्टैंडर्ड, इसका रेफरेंस पॉइंट सेट किया गया कार्बन 12 एटम को। डेफिनेशन के हिसाब से एक AMU कार्बन 12 एटम के मास का ठीक 1/12 हिस्सा होता है। हाँ, तो 1961 में सबने मिलकर डिसाइड किया कि भाई आज से हमारा स्टैंडर्ड होगा कार्बन 12। इसको बिल्कुल आराम से 12 AMU का मास दे दिया गया। अब बाकी सब एटम्स का मास इससे कंपेयर करके बताया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का मास 1 AMU है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि वो कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 है। इससे हमें कंसिस्टेंट स्केल मिल गया सबको कंपेयर करने के लिए। ऑल राइट, काफी थ्योरी हो गई। अब टाइम है इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक्शन में देखने का। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं ताकि जो भी पढ़ा है वो एकदम पक्का हो जाए। रेडी हो जाओ। ओके, इस क्वेश्चन को देखो। अप्रोच क्या होना चाहिए? सबसे पहले देखो कि ये किस लॉ पर बेस्ड है। साफ साफ लिखा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो हमें पता है कि रेशो हमेशा सेम रहेगा। स्टेप 1, हमें 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलता है। तो इनके मास का रेशो क्या बना? 2:16 यानी 1:8। ये रेशो चेंज नहीं होगा। अब हमें 27 ग्राम पानी डिकम्पोज करना है। इस 27 ग्राम में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशो में ही होंगे। टोटल पार्ट्स कितने हुए? 1 + 8 यानी 9 पार्ट्स। हमें ऑक्सीजन का मास निकालना है जिसका हिस्सा है 8 पार्ट्स। तो सिंपल मैथमेटिक्स, 8/9 मल्टीप्लाइड बाय 27। 9 से 27 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स और 8 × 3 इज 24। तो हमारा आंसर है 24 ग्राम यानी ऑप्शन सी। चलो, इससे पहले कि हम रैप अप करें, एक सुपर क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या क्या कवर किया? हमने शुरू किया मैटर से, फिर उसकी क्लासिफिकेशन देखी प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में। उसके बाद हमने केमिस्ट्री के 2 फंडामेंटल लॉज समझे, डेफिनेट और मल्टीपल प्रोपोर्शंस। फिर आई डाल्टन्स की थ्योरी जो इन सब को जोड़ती है। और आखिर में हमने एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट देखा जिसका स्टैंडर्ड है कार्बन 12। यही हैं इस चैप्टर के कोर पिलर्स। चैप्टर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली एटम के अंदर एक जर्नी पर जा रहे हैं। हम शुरू करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी से, यानी एटम आखिर बना किस चीज से है। फिर हम देखेंगे इसको समझने की पहली कोशिशें, थॉमसन और रदरफोर्ड के मॉडल्स। उसके बाद आएगा सबसे बड़ा गेम चेंजर, बोर्स मॉडल। और फाइनली हम एटम की सबसे लेटेस्ट और सबसे एक्यूरेट पिक्चर यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझेंगे और सीखेंगे वो रूल्स जिससे हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर समझने के लिए
हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर एटम के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। और इसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसी डिस्कवरी से जिसने साइंस का पूरा कोर्स ही बदल दिया, द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट से, जिसका नाम है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सेटअप बहुत सिंपल था। एक कांच की ट्यूब ली और उसके अंदर से ऑलमोस्ट सारी हवा निकाल दी, प्रेशर बहुत बहुत कम कर दिया। फिर इस ट्यूब के दोनों एंड्स पर एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड एक बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, और जैसे ही स्विच ऑन किया एक जादू हुआ। कैथोड यानी नेगेटिव एंड से कुछ ऐसी रेज निकलीं जो दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन पॉजिटिव एंड यानी एनोड की तरफ जा रही थी। इन्हीं को नाम दिया गया कैथोड रेज। अब क्योंकि ये इनविजिबल थी, इनको डिटेक्ट करने के लिए एनोड के पीछे एक स्पेशल स्क्रीन लगा दी गई जो इन रेज के टकराने पर ग्लो करती थी। अब इस एक्सपेरिमेंट से जो क्लूज मिले ना, वो बड़े जबरदस्त थे। पहली चीज, ये रेज हमेशा नेगेटिव कैथोड से पॉजिटिव एनोड की तरफ ही जाती थीं, जिससे साफ पता चल रहा था कि इन पर नेगेटिव चार्ज है। दूसरी चीज, अगर आसपास कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो ये बिल्कुल सीधी लाइन में चलती थीं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जब इन रेज के पास इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लाया गया तो इनका पाथ अचानक से मुड़ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मुड़ना चाहिए। और आखिरी क्लू, जो सबसे बड़ा था, आप ट्यूब के अंदर कोई भी गैस ले लो या इलेक्ट्रोड्स किसी भी मेटल के बना लो, इन रेज की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम रहती थीं। तो इन सारे क्लूज को जब जोड़ा गया तो कंक्लूजन एक ही निकला। ये कैथोड रेज असल में बहुत ही छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम है, और इन्हीं पार्टिकल्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज यूनिवर्सल थी, इसका मतलब साफ था कि इलेक्ट्रॉन्स हर एटम का एक फंडामेंटल हिस्सा है, चाहे वो एटम हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो या सोने का। ओके, तो अब हमें इलेक्ट्रॉन तो मिल गया, पर अब एक नया सवाल खड़ा हो गया। अगर एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो एटम पूरी तरह से न्यूट्रल कैसे है? इसका मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर रहते कैसे हैं? इस पजल को सॉल्व करने की पहली कोशिशें थी शुरुआती एटॉमिक मॉडल्स। सबसे पहले कोशिश की जे थॉम्सन ने। उनका मॉडल सोचो जैसे एक तरबूज है। उन्होंने कहा कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, जैसे तरबूज का लाल हिस्सा, और इलेक्ट्रॉन्स उसमें बीज की तरह इधर उधर फंसे हुए हैं। इसे कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। लेकिन इस मॉडल को जल्द ही चैलेंज किया उनके ही स्टूडेंट अर्नेस्ट रूथरफोर्ड ने। रूथरफोर्ड ने कहा, नहीं, पूरा पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ नहीं है। पॉजिटिव चार्ज तो एटम के सेंटर में एक बहुत ही छोटी सी हैवी जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं। रदरफोर्ड इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? अपने आइकॉनिक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स की फायरिंग की एक बहुत ही पतली सोने की पत्ती पर। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि पार्टिकल्स थोड़ा बहुत मुड़ेंगे, लेकिन जो रिजल्ट्स आए वो उनके लिए भी शॉकिंग थे। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स उस फॉयल के आर पार सीधे निकल गए, जैसे वहां कुछ हुई नहीं। इससे पता चला कि एटम का ज्यादातर हिस्सा तो खाली है। कुछ पार्टिकल्स थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए, जिससे कंफर्म हुआ कि वो किसी पॉजिटिव चार्ज के पास से गुजरे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, लगभग 20,000 में से कोई एक पार्टिकल सीधा जाके टकरा के 180 डिग्री पर वापस आ गया। ये इस बात का पक्का सबूत था कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और ज्यादातर मास एक बहुत ही छोटी सी जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है। रदरफोर्ड का मॉडल आगे बढ़ने के लिए एक सुपरहिट स्टेप था, लेकिन इसमें दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थीं। पहली, एटम की स्टेबिलिटी। उस टाइम की फिजिक्स कहती थी कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसे कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो वो धीरे धीरे स्पाइरल करते करते न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा। बूम, एटम खत्म। पर ऐसा तो नहीं होता ना। दूसरी कमी ये थी कि इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। तो इन्हीं दो सवालों का जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने एक नई चीज को स्टडी करना शुरू किया, लाइट का मैटर के साथ इंटरैक्शन। और वहीं से वो क्लूज मिले जिन्होंने अगले मॉडल यानी बोर के मॉडल की नींव रखी। देखो, जब हाइड्रोजन गैस को एनर्जी दी जाती है तो वो लाइट छोड़ता है, लेकिन वो हर कलर की लाइट नहीं छोड़ता जैसे एक रेनबो में होता है। नहीं, वो सिर्फ कुछ खास फिक्स्ड वेवलेंथ्स की लाइट ही एमिट करता है, जिसे हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन लाइंस को जब ग्रुप किया गया तो अलग अलग सीरीज मिली, जैसे लाइमन, बाल्मर और पाशन। अब सवाल ये था कि हाइड्रोजन सिर्फ यही फिक्स कलर्स क्यों दिखा रहा था? इस क्यों का जवाब रूथरफोर्ड के मॉडल के पास नहीं था। और इस पजल को सॉल्व करने के लिए स्टेज पर आए नील्स बोर।
उन्होंने एक ऐसा रेवोल्यूशनरी मॉडल दिया जिसने ना सिर्फ एटम की स्टेबिलिटी समझाई, बल्कि हाइड्रोजन के इस लाइन स्पेक्ट्रम का भी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया। उनका सुपर वेपन था एक नया आइडिया, क्वांटाइजेशन। तो बोर ने क्या कहा? उनके मॉडल के 4 मेन पॉइंट्स थे। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं भी नहीं घूम सकता। उसके घूमने के लिए कुछ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स हैं जिन्हें उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा। पॉइंट नंबर 2, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में है वो ना एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा, उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहेगी। यही वो आइडिया था जिसने एटम के कोलैप्स होने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में जंप कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी या एमिट करनी पड़ेगी। और चौथा पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है, यानी उसकी भी सिर्फ कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही हो सकती हैं। अपने इन्हीं पॉस्टुलेट्स के बेसिस पर बोर ने हाइड्रोजन और उसके जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिए हैं। अब स्क्रीन पे आपको ये फॉर्मूले दिख रहे होंगे, देख के घबराना नहीं है, ये आपके नोट्स के लिए हैं। मेन चीज़ है इनका मतलब समझना। इनसे हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस और उसमें घूम रहे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी हर ऑर्बिट का साइज और एनर्जी फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है। बोर का मॉडल हाइड्रोजन के लिए तो एकदम मैन ऑफ द मैच था, लेकिन जैसे ही हमने दूसरे एटम्स की बात की जहां एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, ये मॉडल फेल हो गया। अब जरूरत थी एक ऐसे मॉडल की जो सभी एटम्स को एक्सप्लेन कर सके, और तब अस्तित्व में आया एटम का सबसे मॉडर्न और पावरफुल मॉडल, द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इस नए मॉडल ने एटम को देखने का पूरा तरीका ही बदल दिया। इसकी शुरुआत हुई डे ब्रोगली के डुअल नेचर के कॉन्सेप्ट से। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पार्टिकल ही नहीं, उसकी एक वेव नेचर भी है। फिर आए हाइजेनबर्ग अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ, जिन्होंने कहा कि आप एक ही टाइम पे इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन और उसकी एग्जैक्ट स्पीड दोनों एक साथ कभी पता नहीं लगा सकते। इन दोनों आइडियाज ने मिलकर बोर के फिक्स्ड ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फिक्स पाथ नहीं है तो वो है कहाँ? इसका जवाब है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों तरफ वो 3D स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के नए घर हैं जिन्हें हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब अगला सवाल है कि इन घरों में इलेक्ट्रॉन्स को भरना कैसे है। इसके लिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए आपसे बहुत बार पूछे जाएंगे। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स देखते हैं। पहला रूल है ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप। ये रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सबसे कम एनर्जी वाले यानी सबसे सस्ते वाले घर में पहले जाएंगे और फिर धीरे धीरे महंगे घरों यानी हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स की तरफ बढ़ेंगे। ऑर्डर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक चीज यहां नोट कर लो जो स्टूडेंट्स अक्सर गलत करते हैं, 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3d से कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है, 3d में नहीं। अगले 2 रूल्स हैं पॉलीज प्रिंसिपल और हंस रूल। पॉली का रूल सिंपल है, एक कमरे में यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 लोग ही रह सकते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उन दोनों का स्पिन हमेशा ऑपोजिट होना चाहिए। अब आते हैं हंस रूल पर। इसको समझो बस की सीट्स की तरह। जब आप बस में चढ़ते हो और सीट्स खाली हैं तो आप पहले खाली सीट पर बैठते हो, किसी के साथ पेयरिंग नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। जब उनके पास एक जैसे एनर्जी के ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं तो पहले वो सब में एक एक करके जाते हैं। पेयरिंग तभी शुरू होती है जब सारी सीट्स एक बार भर जाएं। चलिए इन तीनों रूल्स की प्रैक्टिस करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? स्क्रीन को पॉज कीजिए और खुद ट्राई करके देखिए। ओके, आई होप आपने ट्राई किया। चलिए अब साथ में करते हैं। हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। शुरू करते हैं आफ्बा ऑर्डर से। सबसे पहले 1s ऑर्बिटल, उसमें गए 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया 1s2। फिर 2s, उसमें भी 2 हुआ 2s2। अब तक 4 हो गए। नेक्स्ट है 2p जिसमें 6 आ सकते हैं, हुआ 2p6। टोटल हो गए 2 + 2 + 6 यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स। अभी 7 बाकी हैं। अगला नंबर है 3s का, इसमें गए 2 और इलेक्ट्रॉन्स, हो गए 12। अब बचे 5 इलेक्ट्रॉन्स, वो जाएंगे अगले ऑर्बिटल यानी 3p में। तो आखिरी हिस्सा होगा 3p5। पूरी कॉन्फ़िगरेशन बनी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो चलिए एक आखिरी बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या कवर किया। हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर से शुरुआत की, फिर थॉमसन और रदरफोर्ड के मॉडल्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझा। उसके बाद हमने देखा कि कैसे बोर ने क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाकर एटम को स्टेबिलिटी दी, और आखिर में हमने मॉडर्न क्वांटम मॉडल के बेस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के 3 गोल्डन रूल सीखे, ऑफबाउ, पॉली और हंड। चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए शुरू में 1800s के आसपास साइंटिस्ट को सिर्फ 31 एलिमेंट्स के बारे में पता था। आज हम 118 से भी ज्यादा जानते हैं। अब सोचिए, हर एक एलिमेंट और उसके लाखों कंपाउंड्स को अलग अलग पढ़ना, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है।
इसीलिए एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी ताकि इनकी स्टडी आसान हो जाए और हम इनकी प्रॉपर्टीज़ में जो पैटर्न्स हैं उन्हें समझ सकें। तो चलिए थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। पीरियोडिक टेबल का सफ़र शुरू कैसे हुआ? जैसे जैसे नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर उन्हें ग्रुप करके एक ऑर्डर लाने की कोशिश की। आइए कुछ सबसे पहली कोशिशों को देखते हैं। एक सबसे पहली कोशिश की थी योहान डॉबेराइनर ने 1829 में। उन्होंने दिया लॉ ऑफ ट्राइड्स। उन्होंने नोटिस किया कि तीन एलिमेंट्स के कुछ ग्रुप्स, जिनको उन्होंने ट्राइड्स कहा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर थीं। और इसके साथ उन्हें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल पैटर्न मिला कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज होता है। अब इस स्लाइड पे इसका एग्जाम्पल देखिए, कितना इंटरेस्टिंग है। एल्कली मेटल्स को लेते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट है 7 और पोटेशियम का है 39। अगर आप इनका एवरेज निकालें, 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2 तो आता है 23, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट सोडियम का एटॉमिक वेट है। ऐसा ही पैटर्न हैलोजेंस में भी दिखता है, जहां एवरेज काफ़ी क्लोज है। लेकिन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लॉ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही ट्रायड्स पर लागू होता था। इसलिए इसे एक फंडामेंटल लॉ ना मानकर बस एक इत्तेफाक समझकर डिसमिस कर दिया गया। अगली बड़ी कोशिश की जॉन न्यूलैंड्स ने 1865 में। उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स प्रपोज किया। उन्होंने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया और एक कमाल की चीज़ खोजी कि हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टीज दिखा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे म्यूजिकल ऑक्टेव में 8वां सुर पहले सुर को रिपीट करता है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। लेकिन इस लॉ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये था कि ये सिर्फ हल्के एलिमेंट्स पर ही काम करता था। ये पैटर्न कैल्शियम तक तो ठीक चला, लेकिन उसके आगे जो हेवियर एलिमेंट्स थे वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। इसलिए ये आइडिया क्रिएटिव होने के बावजूद साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्सेप्ट नहीं किया गया। और फिर आए रशियन केमिस्ट दमित्री मेंडलीव, जिनको अक्सर फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। उनका काम सिर्फ एक और कोशिश नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था जिसने पुराने आइडियाज़ पर बिल्ड करके एक ऐसी चीज़ बनाई जो सच में रेवोल्यूशनरी और लास्टिंग थी। मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया, जो कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। इसका मतलब है कि जब आप एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो है कि मेंडलीव की टेबल एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी। लेकिन मेंडलीव का असली जीनियस सिर्फ अरेंजमेंट में नहीं था। उन्होंने हिम्मत दिखाकर अपनी टेबल में ऐसी जगह खाली छोड़ दी जिनके एलिमेंट्स तब तक डिस्कवर भी नहीं हुए थे। और सिर्फ जगह ही नहीं छोड़ी, उन्होंने उन अननोन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट कर दिया, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे उन्होंने सिलिकॉन के नीचे एक एलिमेंट के लिए जगह छोड़ी जिसे उन्होंने ईका सिलिकॉन नाम दिया और उसकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर दी, जैसा आप स्लाइड पे देख सकते हैं। कई सालों बाद जब जर्मेनियम डिस्कवर हुआ तो उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल परफेक्ट मैच थी। इसी चीज ने उनकी टेबल की प्रेडिक्टिव पावर को साबित किया और पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को मना लिया। मेंडलीव की टेबल रेवोल्यूशनरी तो थी पर परफेक्ट नहीं थी। उसमें कुछ कमियां थी, जहां उन्हें प्रॉपर्टीज मैच करने के लिए एक भारी एलिमेंट को हल्के एलिमेंट से पहले रखना पड़ा था। इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन तब मिला जब हमने एटम के अंदर के स्ट्रक्चर को बेहतर समझा, जिसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की नींव रखी। 1913 में हेनरी मोजली ने अपने एक्सरे स्पेक्ट्रा के काम से ये प्रूव किया कि एक एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो उसका एटॉमिक वेट नहीं बल्कि उसका एटॉमिक नंबर है, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। इस डिस्कवरी से मेंडलीव का लॉ मॉडिफाई हो गया और बना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कहता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यही वो लॉ है जिस पर आज की पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। तो सवाल ये है कि एटॉमिक नंबर इतना फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, और किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज, वो कैसे रिएक्ट करता है, कौन से बॉन्ड्स बनाता है, ये सब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, खास करके उसके सबसे बाहरी यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पर। इसलिए पीरियोडिसिटी का असली कारण है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का रिपीटिंग पैटर्न, जो एटॉमिक नंबर से डिसाइड होता है। अब जब हम लॉ समझ चुके हैं तो चलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करते हैं।
इसे अक्सर लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, और ये इतनी बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर ऑर्गेनाइज्ड है कि इससे एलिमेंट्स की स्टडी बहुत सिस्टमैटिक और आसान हो जाती है। पूरी पीरियोडिक टेबल 4 मेन ब्लॉक्स में बटी हुई है: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये डिवीजन इस बात पर बेस्ड है कि एलिमेंट का आखिरी डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किस सबशेल या ऑर्बिटल में एंटर करता है। तो एक तरह से एक एलिमेंट का टेबल में एड्रेस उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर से पता चलता है, जो हमें बताता है कि वो कहाँ रहता है और उसका कैरेक्टर कैसा होगा। सबसे पहले है एस ब्लॉक, जिसमें आते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट में। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कहते हैं एल्कलाइन मेटल्स, जिनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है, और ग्रुप 2 हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 होती है। ये सभी सॉफ्ट, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज बहुत कम होती हैं, यानी ये अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से लूज कर देते हैं। राइट साइड पर है पी ब्लॉक, जो ग्रुप 13 से 18 तक कवर करता है। यहाँ आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है। पी ब्लॉक में सबसे ज्यादा केमिकल डाइवर्सिटी दिखती है। इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स सभी होते हैं। इसमें हैलोजेंस जैसी हाईली रिएक्टिव फैमिली भी है, ग्रुप 17, और नोबल गैसेस जैसी इनर्ट फैमिली भी, ग्रुप 18। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को मिलाकर अक्सर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल के बीच में आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो ग्रुप 3 से 12 तक फैले हैं। इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एस ब्लॉक के हाईली रिएक्टिव मेटल्स और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच एक ब्रिज बनाते हैं। इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन अंदर के n-1 डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। ये सभी मेटल्स हैं और इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाना, कलरफुल आयन्स बनाना और इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट्स की तरह काम करना। आखिर में आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो टेबल के नीचे 2 अलग रोज में रखे गए हैं। इन्हें इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन और भी अंदर के n-2f ऑर्बिटल में जाता है। इस ब्लॉक में 2 सीरीज हैं, लैंथेनॉइड्स जिसमें 4f ऑर्बिटल्स फिल होते हैं और एक्टिनॉइड्स जिसमें 5f ऑर्बिटल्स फिल होते हैं। ये सभी मेटल्स हैं और एक्टिनॉइड सीरीज के सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। ओके, अब हम आते हैं इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक टेबल की असली खूबसूरती इसकी प्रेडिक्टिव पावर में है। हमें हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रटने की जरूरत नहीं है, हम उनकी पोजीशन के बेसिस पर उन्हें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के पैटर्न्स पीरियड में आगे बढ़ने पर और ग्रुप में नीचे जाने पर कैसे चेंज होते हैं। ये स्लाइड आपके नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझते हैं। पहला, एटॉमिक रेडियस। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं एक पीरियड में, तो रेडियस एक्चुअली कम होता है। शायद आपको उल्टा लगे, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को और जोर से अंदर की तरफ खींचता है। जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो रेडियस बढ़ता है, क्योंकि हर स्टेप पर एक पूरा नया इलेक्ट्रॉन शेल ऐड हो जाता है। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरी एनर्जी पीरियड में आगे जाने पर यह बढ़ती है, क्योंकि छोटा साइज और ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। ग्रुप में नीचे जाने पर यह कम होती है, बड़े साइज और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, जिससे सबसे भारी इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। आखिरी में, मेटालिक कैरेक्टर। यह पीरियड में आगे जाने पर कम होता है, क्योंकि राइट साइड के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पसंद करते हैं, और ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ता है, क्योंकि एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब इस नॉलेज को एक्शन में लाते हैं। हम इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके एक टिपिकल एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि इन ट्रेंड्स को प्रैक्टिस में कैसे यूज करना है। तो क्वेश्चन है, इन एलिमेंट्स को मेटालिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम और फॉस्फोरस। मैं चाहूंगा कि आप 1 मिनट के लिए पॉज करके जो ट्रेंड्स हमने अभी डिस्कस किए हैं उन्हें यूज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। रेडी? चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में लोकेट करो। सोडियम और मैग्नीशियम पीरियड 3 के शुरू में है। सिलिकॉन और फॉस्फोरस भी पीरियड 3 में है, पर आगे राइट साइड में। बेरिलियम पीरियड 2 में है, ठीक मैग्नीशियम के ऊपर। स्टेप 2, पीरियड का ट्रेंड अप्लाई करो। हमें पता है मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाने पर कम होता है, तो पीरियड 3 में ऑर्डर होगा Na ग्रेटर देन Mg ग्रेटर देन Si ग्रेटर देन P। स्टेप 3, अब ग्रुप का ट्रेंड अप्लाई करो। मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ता है,
क्योंकि मैग्नीशियम बेरिलियम के नीचे है तो मैग्नीशियम ज़्यादा मेटालिक होगा। स्टेप 4, अब सबको एक साथ कंबाइन करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे कम मेटालिक है फॉस्फरस, उसके बाद सिलिकॉन, फिर आएगा बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम और सबसे ज़्यादा मेटालिक है सोडियम। तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर है P लेस देन Si लेस देन Be लेस देन Mg लेस देन Na। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया। हमने देखा कि डॉबरलेनर और न्यूलैंड जैसे साइंटिस्ट के शुरुआती लॉज एटॉमिक वेट पर बेस्ड थे। फिर मेंडलीव ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू लाया अपनी टेबल से, जो इतनी पावरफुल थी कि नए एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकी। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर बेस्ड है, आज की टेबल का फाउंडेशन है, जो S, P, D और F ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्टेबल ट्रेंड्स दिखाती हैं, जिससे हम केमिकल बिहेवियर को बिना सब कुछ रटे समझ सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चैप्टर 4, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले बॉन्डिंग का बेसिक आइडिया देखेंगे, फिर आएंगे आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स पर कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और शेयरिंग कैसे होता है। उसके बाद हम लुईस स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे, जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस देखेंगे और लास्ट में थोड़ी प्रैक्टिस और एक क्विक रिकैप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, बॉन्डिंग का बेसिक आइडिया। सवाल यह है कि केमिकल बॉन्ड्स आखिर बनते ही क्यों हैं? क्या जरूरत है इनकी? तो आखिर ये केमिकल बॉन्ड है क्या? सिंपल भाषा में ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, एक तरह का ग्लू जो अलग अलग एटम्स या आयंस को एक साथ पकड़ कर रखता है। पर सवाल वही है, क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है स्टेबिलिटी। नेचर में हर चीज स्टेबल होना चाहती है, और स्टेबिलिटी का सीधा मतलब है लोअर एनर्जी। तो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर सकें और एक स्टेबल स्टेट में आ जाएं। बस यही है इसका कोर प्रिंसिपल। अच्छा, तो ये स्टेबिलिटी आती कैसे है? इसके लिए कोसल और लुईस का अप्रोच समझना पड़ेगा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो नोबल गैसेस हैं, जैसे नियॉन, आर्गन, ये सब बहुत स्टेबल हैं, नॉन रिएक्टिव हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में, जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक परफेक्ट ऑक्टेट। तो उन्होंने थियोरी दी कि बाकी सारे एटम्स भी इन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, और इसलिए वो केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं ताकि अपने भी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर सकें। और यहीं से निकल के आता है हमारा फेमस ऑक्टेट रूल। बहुत सिंपल रूल है। ये कहता है कि एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स वो या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके पूरे करते हैं या फिर शेयरिंग करके। गोल एक ही है, अपने सबसे पास वाली नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन पाना। सो द बॉटम लाइन इज, स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑक्टेट पूरा करने का पहला तरीका देखते हैं। हम बात करने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड की। इसे आप गिवर्स एंड टेकर्स का बॉन्ड भी बोल सकते हो। एक देता है, दूसरा लेता है। तो आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है? ये तब बनता है जब एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। मतलब एक एटम पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा उसे ले लेता है। जनरली देने वाला मेटल होता है और लेने वाला नॉन मेटल। और इसका A1 एग्जाम्पल क्या है? हमारे घर का नमक यानी सोडियम क्लोराइड, NaCl। चलो इसका फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, हमारे पास है सोडियम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, Ne3S1। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सिर्फ एक। अब सोचो, अगर सोडियम ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या होगा? उसका जो अंदर वाला शेल है, Ne वाला, वो अब आउटरमोस्ट बन जाएगा, और वो तो ऑलरेडी फुल है। ऑक्टेट कंप्लीट, स्टेबिलिटी मिल गई। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम बन जाता है Na+, एक पॉजिटिव आयन, जिसे हम कैटायन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्लोरीन पर। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है Ni3s2 3p5। वैलेंस शेल में गिनो 2 + 5 यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने चाहिए? बस एक। तो ये क्या करेगा? ये वही इलेक्ट्रॉन ले लेगा जो सोडियम ने अभी अभी लूज किया था। जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई R जैसी, स्टेबल, और ये बन गया Cl-, एक नेगेटिव आयन यानी एक एनायन। तो अब सीन क्या है? हमारे पास एक पॉजिटिव Na+ है और एक नेगेटिव Cl- है। और फिजिक्स का बेसिक रूल क्या है? ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो इन दोनों आयंस के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, और इसी फोर्स को, इसी अट्रैक्शन को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और इस बॉन्ड से बन जाता है हमारा कंपाउंड NaCl। लेकिन यहाँ एक एनर्जी का कैच है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, +495.8,
क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है, -348.7। अगर इन दोनों को देखो तो अभी भी हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। तो फिर ये प्रोसेस स्टेबल कैसे हुआ? असली गेम चेंजर है तीसरा नंबर, लैटिस फॉर्मेशन। जब ये सारे Na+ और Cl- आयंस मिलकर एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं तो -788 किलोजूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। इट्स ह्यूज। ये इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो शुरू की एनर्जी कॉस्ट को आराम से कवर कर लेती है और ओवरऑल सिस्टम को सुपर स्टेबल बना देती है। तो हमने आयोनिक बॉन्ड देख लिया, जिसमें सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स देना ही नहीं चाहते। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में होती है शेयरिंग, और वहां बनता है हमारा दूसरा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में, जैसा नाम से ही क्लियर है, ट्रांसफर नहीं बल्कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है। दोनों एटम्स आगे आते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स बीच में रखते हैं और एक शेयर्ड पेयर बना लेते हैं। अब इस शेयर्ड पेयर पर किसी एक का हक नहीं है, दोनों का है। और इस साझेदारी से दोनों का काम बन जाता है, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। अब ये शेयरिंग भी अलग अलग तरह की हो सकती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो उसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, एग्जाम्पल Cl2। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं तो वो बन जाता है डबल बॉन्ड, जैसे CO2 में होता है। और अगर तीन तीन पेयर शेयर हो रहे हैं, जैसा N2 में होता है, तो उसे कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। और एक सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा शेयरिंग उतना स्ट्रांग बॉन्ड। तो चलो एक बार फटाफट इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। आयोनिक में क्या बनता है? आयंस। कोवेलेंट में मॉलिक्यूल्स। और आयोनिक बॉन्ड जनरली होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच, जबकि कोवेलेंट होता है दो नॉन मेटल्स के बीच। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स में लिख लो। चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। एक ऐसी स्किल सीखते हैं जो आपको एग्जाम्स में सीधे सीधे मार्क्स दिलाएगी, और वो है लुईस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना। देखो, लुईस स्ट्रक्चर बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका स्ट्रक्चर हमेशा सही बनेगा। स्टेप 1, सबसे पहले मॉलिक्यूल के सभी एटम्स के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिन लो। हाँ, अगर आयन है तो चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ऐड या सब्ट्रैक्ट करना मत भूलना। स्टेप 2, स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाओ। रूल सिंपल है, जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको सेंटर में बिठाओ। स्टेप 3, अब जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं उन्हें साइड वाले एटम्स पर लोन पेयर्स के फॉर्म में बांट दो ताकि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। स्टेप 4, फाइनली चेक करो कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो साइड एटम से एक लोन पेयर उठाकर डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना दो। दैट्स इट। चलो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टेक द कार्बोनेट आयन CO3 2-। स्टेप 1, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के 4 प्लस 3 ऑक्सीजन के 3 × 6 यानी 18, और ऊपर -2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे। टोटल हुआ 4 + 18 + 2, 24 इलेक्ट्रॉन्स। ओके। अब स्टेप 2, स्केलेटन। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो C सेंटर में और उसके 3 तरफ ऑक्सीजन। तीनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 6। बचे कितने? 24 - 6 यानी 18। ठीक है। स्टेप 3, लोन पेयर्स। ये 18 इलेक्ट्रॉन साइड वाले 3 ऑक्सीजन पर बांट दो। हर एक को 6 मिलेंगे यानी 3 लोन पेयर्स। सब ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा? ग्रेट। आखिरी स्टेप 4, सेंट्रल एटम को चेक करो। कार्बन के पास अभी सिर्फ 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट पूरा नहीं है तो क्या करेंगे? किसी भी एक ऑक्सीजन से एक लोन पेयर लो और उससे कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड बना दो। अब चेक करो, कार्बन के भी 8 पूरे और सभी ऑक्सीजन के भी। स्ट्रक्चर कंप्लीट। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम आती है। कभी कभी एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, तो फिर बेस्ट वाला कौन सा है, सबसे स्टेबल कौन सा है, इसको डिसाइड करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। ये बस एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब किताब है। फॉर्मूला सिंपल सा है, एक एटम का फॉर्मल चार्ज होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। रूल यह है कि जिस स्ट्रक्चर में सारे एटम्स पर फॉर्मल चार्ज 0 के सबसे पास हो, वही स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। ओके, अभी तक हमारी सारी कहानी ऑक्टेट रूल के आसपास घूम रही थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, केमिस्ट्री में रूल्स तो बनते ही तोड़ने के लिए हैं। सो अब टाइम है एक्सेप्शंस की बात करने का, उन मॉलिक्यूल्स की जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मोटा मोटी 3 तरह के एक्सेप्शंस हैं। पहला, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसमें सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल BCl3, जिसमें बोरॉन के पास सिर्फ 6 होते हैं। दूसरा है एक्सपैंडेड ऑक्टेट,
इसमें सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा थर्ड पीरियड के आगे वाले एलिमेंट्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल PCl5, जिसमें फॉस्फरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और तीसरा टाइप है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। इनका तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट ही ऑड होता है, जैसे NO। अब जब टोटली ऑड है तो 8 का ऑक्टेट कैसे पूरा होगा? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अब इनको पक्का करने का टाइम है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ये रहा आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। सिंपल सा MCQ है। इनमें से किस मॉलिक्यूल में एक ट्रिपल बॉन्ड है? ऑप्शंस हैं O2, H2O, N2 और CO2। जरा सोचो, इन सबके लुईस स्ट्रक्चर्स इमेजिन करो। ओके, सो द करेक्ट आंसर है C, N2। याद है हमने एग्जाम्पल में देखा था, नाइट्रोजन के 2 एटम्स 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और वही बनता है एक सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड। चलो, अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम्स में कर देते हैं। सबसे पहला, आयन के केस में चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करना भूल जाते हैं। ये मत करना। दूसरा, सेंट्रल एटम गलत चुन लेना। हमेशा याद रखो, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही सेंटर में आएगा। तीसरी गलती, साइड एटम्स पर लोन पेयर लगा दिए और सोचा काम खत्म। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट चेक करना ही भूल गए। और चौथा, फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट को मिक्स कर देना। दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। इन मिस्टेक से बचोगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो चलो एक क्विक रिकैप हो जाए कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने शुरू किया सबसे बेसिक सवाल से कि बॉन्ड्स बनते क्यों हैं। आंसर था स्टेबिलिटी। फिर हमने ऑक्टेट रूल को समझा। इसके बाद हमने 2 मेन बॉन्ड टाइप्स देखे, आयोनिक जिसमें ट्रांसफर होता है और कोवेलेंट जिसमें शेयरिंग होती है। हमने लुईस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड भी सीखा। और आखिर में हमने ऑक्टेट रूल के इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस को भी कवर किया। ये सारे इस चैप्टर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर क्लियर लग रहा है तो हाइप कर देना। चैप्टर 5, थर्मोडायनामिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स, चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या। बेसिकली थर्मोडायनामिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स और उनके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने यानी ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करती है। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे? हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हेसेस लॉ, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पॉन्टेनिटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गिब्स फ्री एनर्जी और हेसेस लॉ के न्यूमेरिकल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में ये चैप्टर हमें यही बताता है कि कोई केमिकल रिएक्शन अपने आप होगा भी या नहीं, और अगर होगा तो उसमें कितना एनर्जी का लेना देना होगा। थर्मोडायनामिक्स को ठीक से समझना है ना, तो सबसे पहले इसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बीकर में कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वो जो रिएक्शन मिक्सचर है ना, जिसके ऊपर आपका पूरा ध्यान है, उसे हम कहते हैं सिस्टम। ठीक है, अब उस बीकर के बाहर जो कुछ भी है, आपका लैब, टेबल, हवा, सब कुछ, वो हो गया सराउंडिंग्स। सिंपल। और जब हम सिस्टम और सराउंडिंग्स दोनों को एक साथ कंसिडर करते हैं तो वो बन जाता है हमारा यूनिवर्स। और हाँ, वो जो दीवार है, जैसे बीकर की जो ग्लास वॉल्स हैं, जो सिस्टम और सराउंडिंग्स को अलग कर रही हैं, उसे हम कहते हैं बाउंड्री। ओके, तो अब जो हमारा सिस्टम है वो भी 3 तरह का हो सकता है। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक कप गर्म चाय। सोचो, अगर आपने चाय का कप खुला रखा है तो क्या होगा? उसमें से भाप निकलेगी, यानी मैटर बाहर जा रहा है, और कप थोड़ी देर में ठंडा भी हो जाएगा, यानी हीट या एनर्जी भी बाहर जा रही है। तो जहां मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, वो है एक ओपन सिस्टम। अब केस नंबर 2, मान लो आपने उस कप को एक प्लेट से ढक दिया। अब भाप तो बाहर नहीं जा पाएगी, राइट? यानी मैटर का एक्सचेंज बंद हो गया, लेकिन कप तो अभी भी ठंडा होगा, हीट तो निकलेगी। तो यहां सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। यह है एक क्लोज्ड सिस्टम। और आखिरी केस, अगर हम उसी चाय को एक बढ़िया से थर्मोस फ्लास्क में डाल दें, तो ना भाप बाहर जाएगी ना हीट, मतलब ना मैटर एक्सचेंज होगा ना एनर्जी। और यही है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखो, जो अभी हमने चाय के एग्जाम्पल से समझा, ये टेबल उसी का एक क्विक समरी है। नोट्स बनाने के लिए, एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए ये टेबल परफेक्ट है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ओपन सिस्टम, मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल है। क्लोज सिस्टम, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। और आइसोलेटेड सिस्टम, ना मैटर ना एनर्जी, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता। सिंपल, राइट? ये डिफरेंसेस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। चलिए अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज 2 तरह की होती हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। फर्क क्या है? एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो एक रूम है जिसमें गैस भरी हुई है, ठीक है? उस गैस का कुछ मास होगा, कुछ वॉल्यूम होगा और कुछ टेम्परेचर भी होगा। अब सोचो, अगर मैं उस रूम के अचानक बीच में एक दीवार लगा दूं तो क्या होगा?
जो टोटल वॉल्यूम था वो आधा आधा हो जाएगा, राइट? मास भी आधा हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो मैटर के अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, जैसे मास और वॉल्यूम, उन्हें हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। लेकिन एक मिनट, दीवार लगाने से क्या रूम के दोनों हिस्सों का टेम्परेचर बदल जाएगा? नहीं ना, टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा। तो टेम्परेचर जैसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती, उन्हें हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सिंपल एज दैट। ओके, तो अब तक हमने बेसिक्स कवर कर लिए। अब आते हैं इस चैप्टर के पहले सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और देखो, घबराना नहीं है, ये कोई नया कॉम्प्लिकेटेड लॉ नहीं है। ये वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जो हम सबने बचपन से पढ़ा है, बस अब हम इसको केमिकल सिस्टम्स के कॉन्टेक्स्ट में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है डेल्टा यू इक्वल्स क्यू प्लस डब्ल्यू। चलिए इसको तोड़कर समझते हैं। डेल्टा यू का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्यू है हीट, यानी सिस्टम ने कितनी हीट ली या दी, और डब्ल्यू है वर्क डन। अब यहां एक चीज है जहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं, साइन कन्वेंशन। एक सिंपल चीज याद रखो, अगर सिस्टम को कुछ मिल रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो साइन पॉजिटिव होगा। जैसे अगर हमने सिस्टम को हीट दी तो क्यू पॉजिटिव, अगर हमने सिस्टम पर वर्क किया, उसको कंप्रेस किया, तो डब्ल्यू भी पॉजिटिव। बेसिकली सिस्टम का फायदा तो साइन पॉजिटिव, सिस्टम का नुकसान तो साइन नेगेटिव। देखिए, जो अभी हमने इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू पढ़ा, वो ऐसी कंडीशंस के लिए बेस्ट है जहां वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। लेकिन सोचो, हमारी केमिस्ट्री लैब्स में ज्यादातर रिएक्शंस कहाँ होते हैं? खुले बीकर्स में, राइट? और वहां प्रेशर कांस्टेंट रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हम एक नया और ज्यादा यूजफुल टर्म इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है एंथैल्पी, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पर जो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H होता है, वो एक्चुअली सिस्टम द्वारा एब्जॉर्ब्ड या रिलीज की गई हीट QP के बराबर ही होता है। बहुत कन्वीनियंट है ये। ठीक है, अब जब हमें एंथैल्पी यानी डेल्टा H के बारे में पता चल गया है, तो चलिए देखते हैं कि इसको यूज करके हम अलग-अलग रिएक्शंस का हीट चेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस काम के लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। और वो टूल है हेसेस लॉ। ये लॉ बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन का टोटल एंथैल्पी चेंज इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि रिएक्शन किस रास्ते से हुआ है, वो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। मतलब चाहे आप रिएक्शन को एक ही स्टेप में करवा दो या उसको 5 अलग अलग स्टेप्स में करवाओ, जो टोटल डेल्टा H होगा वो हमेशा सेम रहेगा। और इसका सबसे बड़ा यूज क्या है? इसकी मदद से हम उन रिएक्शंस का भी डेल्टा H निकाल सकते हैं जिनको लैब में डायरेक्टली करवाना या मेजर करना या तो बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल है। चलिए हेसेस लॉ को एक क्लासिक NCERT एग्जाम्पल से अप्लाई करके देखते हैं। हमारा गोल क्या है? हमें कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की एंथैल्पी यानी डेल्टा H निकालनी है। यह है हमारी टारगेट रिएक्शन, और हमें डेटा में 2 दूसरी रिएक्शंस की एंथैल्पी दी गई है। अब यहां से शुरू होता है पजल सॉल्विंग। देखो, हमारी टारगेट रिएक्शन में CO प्रोडक्ट साइड पर है, लेकिन जो गिवन इक्वेशन 2 है उसमें CO रिएक्टेंट साइड पर है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, हम इक्वेशन 2 को पलट देंगे यानी रिवर्स कर देंगे। और रूल क्या है? जब भी आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो उसके डेल्टा H का साइन भी रिवर्स हो जाता है। तो -283.0 बन जाएगा +283.0। बस अब इक्वेशन 1 और हमारी नई रिवर्स्ड इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। देखो, जो कॉमन चीजें हैं जैसे CO2 वो ऑपोजिट साइड्स पर होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगी, और जो बचेगा वो हमारी टारगेट रिएक्शन ही होगी। फाइनली उनके डेल्टा H वैल्यूज को भी ऐड कर दीजिए और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, अब तक हमने ये तो देख लिया कि कितनी एनर्जी का चेंज होगा, लेकिन थर्मोडायनामिक्स का एक और शायद इससे भी बड़ा सवाल है, कोई रिएक्शन अपने आप होगा भी या नहीं। इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनिटी। पानी हमेशा ऊपर से नीचे ही क्यों बहता है? कभी नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता? एक गर्म कप चाय अपने आप ठंडी क्यों हो जाती है? कभी ठंडी चाय अपने आप गर्म क्यों नहीं होती? इन क्यों का जवाब अब हम ढूंढेंगे। तो शुरुआत में साइंटिस्ट को क्या लगा? उन्होंने सोचा कि शायद वही रिएक्शंस अपने आप होते हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, यानी जिनका डेल्टा H नेगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। लॉजिक भी सही लगता है क्योंकि हर चीज एक लो एनर्जी स्टेबल स्टेट में जाना चाहती है, जैसे आग का जलना। लेकिन क्या ये हमेशा सच है? जरा सोचो, बर्फ का पिघलना, उसके लिए तो हमें हीट देनी पड़ती है, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। पर क्या वो स्पॉन्टेनियस नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब सिर्फ डेल्टा H अकेले डिसाइड नहीं कर सकता, कुछ और भी है जो हम मिस कर रहे हैं। और वो मिसिंग पीस है डिसऑर्डर या रैंडमनेस। नीटर में हर चीज ज्यादा डिसऑर्डर या रैंडमनेस की तरफ जाना चाहती है,
और इस डिसऑर्डर को मेजर करने के लिए जो टर्म है उसे हम कहते हैं एंट्रोपी, जिसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आपका कमरा। साफ सुथरा कमरा अपने आप हमेशा मेसी हो जाता है, उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। और यही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये कहता है कि कोई भी प्रोसेस अपने आप तभी होगा जब पूरे यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी बढ़ रही हो, यानी डेल्टा एस टोटल हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं जो स्पॉन्टेनिटी को कंट्रोल कर रही हैं। एक तरफ है एंथैल्पी जो कहती है एनर्जी कम होनी चाहिए, दूसरी तरफ है एंट्रोपी जो कहती है डिसऑर्डर बढ़ना चाहिए। कभी कभी दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, पर कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ। तो अब सवाल ये है कि आखिरी फैसला कौन सुनाएगा, रिएक्शन होगा या नहीं? इसका फाइनल वर्डिक्ट अब आने वाला है। और वो फाइनल वर्डिक्ट देता है ये इक्वेशन। इसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ जी का मतलब है गिब्स फ्री एनर्जी। ये एक तरह से जज है जो एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों की दलीलों को सुनता है और फिर अपना फैसला सुनाता है। और फैसला बहुत सिंपल है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर डेल्टा जी 0 आता है इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। बस इतना ही। अब स्क्रीन पर जो टेबल आप देख रहे हैं, ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको रटना नहीं है, लॉजिक से समझना है। देखो, पहला केस, डेल्टा एच नेगेटिव है यानी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये अच्छी बात है। और डेल्टा एस पॉजिटिव है यानी डिसऑर्डर बढ़ रहा है, ये भी अच्छी बात है। जब दोनों चीजें फेवरेबल हैं तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा और रिएक्शन हर टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगा। केस 2, दोनों उल्टा, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, दोनों अनफेवरेबल, तो डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव होगा, रिएक्शन कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। असली खेल शुरू होता है आखिरी दो केसेस में, जब एक फेवरेबल हो और एक अनफेवरेबल। यहां पर विनर डिसाइड करता है टेम्परेचर। इस टेबल को अच्छे से समझ लो, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अगर यहां तक सब क्लियर लग रहा है तो हाइप कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने जितने भी कंसेप्ट सीखे हैं उनको एक एग्जाम स्टाइल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर अप्लाई करके देखते हैं। इससे सारे आइडियाज एक साथ जुड़ जाएंगे। ओके, तो ये एक एनसीईआरटी का बहुत ही कॉमन टाइप का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कहता है एक रिएक्शन है 2A + B गिव्स C एट 298 केल्विन। इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू है 400 किलो जूल्स पर मोल और डेल्टा S की वैल्यू है 0.2 किलो जूल्स पर केल्विन पर मोल। सवाल ये है, ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जिसके बाद ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा? अब ऐसी प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है, चलो सोचते हैं। हमसे स्पॉन्टेनिटी के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन है डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन 0। ठीक है, तो हम पहले वो टेम्परेचर निकालते हैं जहां पर रिएक्शन जस्ट नॉन स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनियस बनने की कगार पर होता है। और वो पॉइंट कौन सा होता है? इक्विलिब्रियम का, जहां डेल्टा जी 0 होता है। तो हमारी मास्टर इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें डेल्टा जी को 0 रखो तो क्या मिलेगा? 0 इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इससे टी की वैल्यू आ जाएगी टी इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। ये हमें देगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। और याद करो टेबल का केस 4, जब डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव होते हैं तो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब इस टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो अब बस हमें वैल्यूज डालनी है। टेम्परेचर T बराबर होगा डेल्टा H डिवाइडेड बाय डेल्टा S, यानी 400 किलो जूल्स पर मोल डिवाइडेड बाय 0.2 किलो जूल्स पर केल्विन पर मोल। यहाँ यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस केस में दोनों किलो जूल्स में है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। इसको सॉल्व करने पर T की वैल्यू आती है 2000 केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2000 केल्विन पर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। और जैसे ही हम टेम्परेचर इससे ऊपर ले जाएंगे, टी डेल्टा एस वाला टर्म डेल्टा एच से बड़ा हो जाएगा, जिससे डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा और हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो चलिए एक क्विक रीकैप कर लेते हैं इस पूरे चैप्टर का। ये स्क्रीन पर जो फॉर्मूलाज हैं ये इस चैप्टर की समरी हैं। फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू इक्वल्स क्यू प्लस डब्ल्यू। एंथैल्पी, डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। हेसेस लॉ जो कहता है एंथैल्पीज को ऐड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा। चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। बेसिकली हम फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस में बैलेंस की स्टेट को समझेंगे। एग्जाम के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान से समझना।
तो ये इक्विलिब्रियम आखिर है क्या? देखो, सिंपल लैंग्वेज में ये किसी भी प्रोसेस की वो स्टेट है जहां सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन, वो टाइम के साथ बदलती नहीं है। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ रुक गया है, ठहर गया है, पर क्या सच में सब कुछ रुक जाता है? यही इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट है इसका डायनामिक नेचर। इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनामिक। स्टैटिक मतलब हाँ, सच में सब कुछ रुका हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, जैसे टेबल पर एक किताब रखी है, रिएक्शन पूरी तरह से स्टॉप हो चुकी है। लेकिन जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, वो हमेशा हमेशा डायनामिक होता है। इसका मतलब यह है कि रिएक्शन रुकी नहीं है, बल्कि फॉरवर्ड रिएक्शन जिस स्पीड से हो रही है, रिवर्स रिएक्शन भी आखिरकार उसी स्पीड से होने लगती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इसीलिए नेट चेंज 0 दिखता है। और ये जो डायनामिक बैलेंस है, ये सिर्फ केमिकल रिएक्शंस में नहीं होता, ये हमें फिजिकल प्रोसेसेस में भी देखने को मिलता है। जैसे 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ और पानी इक्विलिब्रियम में रहते हैं। जितने H2O मॉलिक्यूल्स बर्फ से पिघलकर पानी बन रहे होते हैं, उतने ही पानी से जमकर बर्फ बन रहे होते हैं, इसलिए दोनों की अमाउंट चेंज नहीं होती। यही चीज होती है जब पानी 100 डिग्री पर उबलता है, या जब सॉलिड आयोडीन सीधे गैस में कन्वर्ट होता है, या जब आप पानी में चीनी तब तक घोलते हैं जब तक वो घुलना बंद ना हो जाए, मतलब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। और यही है इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, डायनामिक इक्विलिब्रियम की सबसे बड़ी, सबसे कोर प्रॉपर्टी, कि इस स्टेट में आगे जाने वाले प्रोसेस का रेट यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस और पीछे आने वाले प्रोसेस का रेट यानी रेट ऑफ रिवर्स प्रोसेस बिल्कुल एकदम बराबर हो जाता है। इस एक लाइन को अपने दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट के आसपास घूमेगा। चलिए अब फिजिकल प्रोसेसेस से आगे बढ़ते हैं और केमिकल रिएक्शंस में इस बैलेंस के पीछे जो मैथमेटिक्स है, जो लॉ है, उसको समझते हैं। ओके, तो किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को हम इस जनरल तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो कैपिटल ए और बी हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स हैं और कैपिटल सी और डी हमारे प्रोडक्ट्स हैं। जो स्मॉल ए, बी, सी और डी हैं वो इनके बैलेंसिंग वाले नंबर्स हैं, जिनको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहते हैं। और ये जो बीच में डबल एरो ना, इक्विलिब्रियम, ये दिखाता है कि रिएक्शन आगे भी जा सकती है और पीछे भी आ सकती है। तो अब इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें? उसके लिए हम यूज करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम Kc से डिनोट करते हैं। और इसका एक्सप्रेशन लिखना बहुत ही आसान है। ऊपर यानी न्यूमरेटर में आपको प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है और नीचे डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कॉन्सेंट्रेशन की पावर में चला जाएगा। सिंपल रूल, प्रोडक्ट्स ऊपर, रिएक्टेंट्स नीचे। इसे लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते हैं। इसको एक रियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से समझते हैं, हेबर्स प्रोसेस। इससे अमोनिया बनती है जो फर्टिलाइजर्स में यूज होती है। रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3। तो चलिए इसका Kc एक्सप्रेशन लिखते हैं। प्रोडक्ट क्या है? NH3। तो ऊपर आएगा NH3 का स्क्वायर, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2 है। रिएक्टेंट्स क्या है? N2 और H2। तो नीचे आएगा N2 की पावर 1 और H2 का क्यूब, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 3 है। देखा कितना सिंपल और लॉजिकल है। अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। देखो, Kc के अलावा एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसे हम Kp कहते हैं। और अब हम ये भी देखेंगे कि अगर रिएक्शन में सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस सब कुछ हो तो उसको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले ये समझ लो कि इक्विलिब्रियम 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है होमोजीनियस, जिसका मतलब है कि सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक ही फेज में हैं, जैसे हेबर्स प्रोसेस में सब कुछ गैस फेज में था। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस, जहां रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अलग अलग फेजेस में होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक सॉलिड है, जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड एक सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस बनती है। यहां सॉलिड भी है और गैस भी। अब जहां भी गैसेस आती हैं वहां हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। उससे जो कांस्टेंट निकलता है वो होता है Kp, और Kp और Kc के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। Kp = Kc RT⁴n। यहाँ R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है केल्विन में, और ΔN ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। ΔN का मतलब है टोटल मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस टोटल मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स। और यहीं पर स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसको स्टार मार्क कर लो। जब भी ΔN कैलकुलेट करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ गैशियस स्पीशीज के मोल्स को ही काउंट करना है। भूल से भी सॉलिड्स या प्योर लिक्विड्स के मोल्स को काउंट मत कर लेना,
उनको पूरी तरह इग्नोर करना है। ये याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो अब दिमाग में एक लॉजिकल सवाल आता है। हमने डेल्टा एन से तो सॉलिड्स और लिक्विड्स को हटा दिया, लेकिन जो हमारा मेन केसी का एक्सप्रेशन है उसमें सॉलिड्स और लिक्विड्स का क्या करेंगे? यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी रूल है। किसी भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको हम कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है और इसीलिए उन्हें हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में लिखते ही नहीं हैं, उनको हम ओमिट कर देते हैं। तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट वाला एग्जाम्पल था, जिसमें CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड और CO2 गैस थी, उसका Kc एक्सप्रेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। हम दोनों सॉलिड्स को हटा देंगे तो Kc बनेगा सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, बस। ओके, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल हिस्से पर, Le Chatelier's प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमें एक सुपर पावर देता है। ये बताता है कि अगर कोई सिस्टम शांति से इक्विलिब्रियम में बैठा है और हम उसे छेड़ दें, उसे डिस्टर्ब करें, तो वो सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा। बेसिकली इससे हम रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिंसिपल की डेफिनेशन थोड़ी फॉर्मल लगती है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये कहता है कि अगर आप इक्विलिब्रियम पर रखे सिस्टम पर कोई चेंज लाते हो, जैसे कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर बढ़ाते या घटाते हो, तो सिस्टम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां वो आपके किए गए चेंज के असर को कम कर सके, उसको काउंटरएक्ट कर सके। आसान भाषा में सिस्टम हमेशा चेंज को अपोज करता है। इसका लॉजिक बहुत आसान है। मान लो आपने रिएक्टेंट डाल दिया, तो सिस्टम सोचेगा, अरे रिएक्टेंट बढ़ गया, इसको खत्म करो, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा ताकि रिएक्टेंट यूज हो जाए। अगर आपने प्रोडक्ट डाल दिया तो सिस्टम उसको खत्म करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगा। इसका उल्टा भी सही है। अगर रिएक्टेंट निकाल लोगे तो सिस्टम उससे वापस बनाने के लिए बैकवर्ड जाएगा, और अगर प्रोडक्ट निकाल लोगे तो सिस्टम उससे और बनाने के लिए फॉरवर्ड जाएगा। अब आते हैं प्रेशर पे। याद रखो, प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ गैशियस रिएक्शंस पे पड़ता है, और वो भी तब जब डेल्टा एन 0 ना हो। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो सिस्टम प्रेशर को कम करना चाहेगा। वो कैसे करेगा? उस तरफ जाकर जहां गैस के मोल्स कम हैं, फ्यूअर मोल्स लेस प्रेशर। और अगर आप प्रेशर कम करते हो तो सिस्टम प्रेशर बढ़ाना चाहेगा, यानी उस तरफ शिफ्ट होगा जहां गैस के मोल्स ज्यादा हैं। और अगर डेल्टा एन 0 है, मतलब दोनों तरफ गैस के मोल्स बराबर हैं, तो प्रेशर चेंज का कोई भी असर नहीं होगा। चलिए, ले चैटलियर्स प्रिंसिपल को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि टेम्परेचर और कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, और इसके बाद इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर सिर्फ इक्विलिब्रियम की पोजीशन को शिफ्ट करते हैं, Kc की वैल्यू सेम रहती है, लेकिन टेम्परेचर अकेला ऐसा फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc की वैल्यू को ही बदल देता है। रूल सिंपल है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है यानी हीट रिलीज कर रही है, डेल्टा H नेगेटिव, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है यानी हीट एब्जॉर्ब कर रही है, डेल्टा H पॉजिटिव, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। और कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कोई असर नहीं होता, वो बस फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शंस को बराबर स्पीड से तेज कर देता है ताकि इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाए। ओके, चलो अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। रिएक्शन है 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3। आपको इक्विलिब्रियम पर तीनों की कॉन्सेंट्रेशंस दी गई हैं। आपको इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलो देखते हैं। स्टेप 1, सही Kc एक्सप्रेशन लिखो। प्रोडक्ट्स ऊपर, रिएक्टेंट्स नीचे। तो ये बनेगा SO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO2 का स्क्वायर इनटू O2। स्टेप 2, अब बस दी गई वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में डाल दो। 1.90 का स्क्वायर ऊपर और 0.60 का स्क्वायर इनटू 0.82 नीचे। स्टेप 3, इसको आराम से कैलकुलेट करो। आंसर आएगा 12.23 m इनवर्स। जिसका भी ये आंसर आया, बहुत बढ़िया। अगर क्लियर लग रहा है तो हाइप कर देना। तो चलिए इस चैप्टर को जल्दी से रीकैप करते हैं। हमने सीखा कि इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है जहां फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट बराबर होता है। Kc प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स होता है। सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स को एक्सप्रेशन से हटा देते हैं, और ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल बताता है कि सिस्टम स्ट्रेस को कैसे ओपोज करता है। Chapter 7 Redox Reactions। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम रीडॉक्स रिएक्शंस को बिल्कुल बेसिक से, यानी उसके क्लासिकल आइडिया से मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट तक मास्टर करेंगे।
हम सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिएक्शंस के अलग अलग टाइप्स कौन से हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इनको बैलेंस कैसे करते हैं। ये चैप्टर आगे आने वाले चैप्टर्स जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए एक फाउंडेशन की तरह है, तो इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रीडॉक्स रिएक्शंस के सबसे पुराने, सबसे क्लासिकल कॉन्सेप्ट से। ओरिजिनली ये आइडिया बहुत ही सिंपल था और सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जुड़ने या निकलने पर बेस्ड था। तो देखो, शुरू में डेफिनेशंस कितनी सिंपल थी। ऑक्सीडेशन का मतलब था या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना। ब्रॉडली कहें तो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना ऑक्सीडेशन था। और रिडक्शन बिल्कुल इसका उल्टा, यानी ऑक्सीजन का रिमूव होना या फिर हाइड्रोजन का ऐड हो जाना। तो आप देख सकते हैं ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के आमने सामने हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों प्रोसेसेस कभी अकेले नहीं होते, हमेशा एक साथ होते हैं। अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो पक्का कोई दूसरी चीज रिड्यूस हो रही होगी। और इसी वजह से इन रिएक्शंस का नाम पड़ा रीडॉक्स, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट एक अच्छी शुरुआत तो था, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। तो अब हम आते हैं इसके मॉडर्न व्यू पर, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पर बेस्ड है। ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि एक्चुअल में एटॉमिक लेवल पर हो क्या रहा है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। और एग्जाम के लिए एक स्पेशल ट्रिक याद रखना, LEO, जैसे लियो द लायन, LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, जैसा आप यहां सोडियम के केस में देख रहे हो। और जहां LEO है वहां गेन भी है। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो वो रिड्यूस हो जाती है। तो हमारी दूसरी ट्रिक है GER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। यहां क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स गेन करके रिड्यूस हो रहा है। तो बस ये याद रखो, LEO सेज गैर। अच्छा, अब इन रिएक्शंस में दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, यानी उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इस चक्कर में वो खुद रिड्यूस हो जाता है। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और रिड्यूसिंग एजेंट इसका उल्टा है, वो दूसरे को रिड्यूस करता है, यानी उसको इलेक्ट्रॉन देता है और इस प्रोसेस में वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन डोनर। सिंपल है ना? देखो, इलेक्ट्रॉन का लेना देना आयनिक कंपाउंड्स में तो साफ साफ दिख जाता है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स का क्या? वहां तो कंप्लीट ट्रांसफर होता ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक बहुत ही पावरफुल टूल यूज करते हैं, जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब किताब, यानी बुक कीपिंग करने का मेथड है। ओके, अब ये रूल्स इस चैप्टर का फाउंडेशन है, तो इन पर ध्यान देना। कोई भी एलिमेंट जब अपनी फ्री स्टेट में होता है उसका ON 0 होता है। किसी सिंपल आयन का ON उसके चार्ज के बराबर होता है। ऑक्सीजन यूजुअली -2 होता है और हाइड्रोजन +1। लेकिन इनके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे परऑक्साइड्स और फ्लोरीन। वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो हमेशा -1 ही रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में सारे ON का टोटल सम 0 होता है और आयन के केस में उसके चार्ज के बराबर। तो अब इन रूल्स की मदद से हम रीडॉक्स को एक नए और यूनिवर्सल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। भूल जाओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, बस इतना याद रखो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो वो रिडक्शन है। इतना सिंपल और इतना पावरफुल। चलिए, अब जो सीखा है उसको अप्लाई करके देखते हैं। ये NCERT का एक टिपिकल प्रॉब्लम है। हमें प्रूव करना है कि ये रिएक्शन एक रीडॉक्स रिएक्शन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहला स्टेप है हर एलिमेंट को उसका ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना। हम साफ साफ देख सकते हैं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 हो गया। नंबर कम हुआ मतलब क्या? रिडक्शन। और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से सीधा +4 हो गया। नंबर बढ़ा मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। अब क्योंकि इस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, इसलिए ये एक रीडॉक्स रिएक्शन है। सिंपल। इसका मतलब कॉपर यहां ऑक्सीडेंट है और सल्फर यहां रिडक्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शंस अलग अलग पैटर्न्स फॉलो करती हैं और एग्जाम्स में इन पैटर्न्स को पहचानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इनको 4 मेन टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये टेबल आपके नोट्स के लिए बहुत काम आएगा। तो 4 टाइप्स हैं। पहला, कॉम्बिनेशन, जहां 2 या ज्यादा चीजें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं। दूसरा, डीकंपोजिशन, जो इसका ठीक उल्टा है। तीसरा, डिस्प्लेसमेंट, जहां एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव वाले को उसकी जगह से हटा देता है। और चौथा, एक स्पेशल केस, डिस्प्रोपोर्शनेशन। चलो अब इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं।
पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अपने एलिमेंटल फॉर्म यानी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं। ये कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ कार्बन का ON 0 से +4 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का 0 से -2 हो गया, यानी रिडक्शन। दूसरा टाइप है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे पानी का इलेक्ट्रोलिसिस, जहां H2O टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना रहा है। यहां ऑक्सीजन -2 से 0 स्टेट में जा रहा है, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, और हाइड्रोजन +1 से 0 यानी रिड्यूस हो रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन रीडॉक्स नहीं होती। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने में किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। तीसरा टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बहुत ही कॉमन है। यहाँ जिंक, जो कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन से कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है। इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो जाता है, यानी ऑक्सीडेशन, और कॉपर का +2 से 0 हो जाता है, यानी रिडक्शन। और अब आते हैं स्पेशल केस पर, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये वो रिएक्शंस हैं जहां एक ही एलिमेंट, एक ही कंपाउंड से एक ही टाइम पर ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहां ऑक्सीजन -1 स्टेट में है, प्रोडक्ट साइड पर H2O में वो -2 स्टेट में चला गया, यानी रिड्यूस हो गया, और O2 में वो 0 स्टेट में चला गया, यानी ऑक्सीडाइज हो गया। एक ही एलिमेंट, दो अलग अलग काम। रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना कभी-कभी थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक मेथड है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस स्किल को मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंसिंग के लिए हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहले ON असाइन करो और देखो किसका नंबर चेंज हो रहा है। फिर सबसे क्रूशियल स्टेप, जितना ON बग रहा है उसको ON में टोटल कमी के बराबर करो, सही नंबर से मल्टीप्लाई करके। जब ये हो जाए तो बाकी के एटम्स को बैलेंस करना आसान हो जाता है। इन स्टेप्स को ऑर्डर में फॉलो करना ही इसका सीक्रेट है। ऑलराइट, काफी कुछ कवर कर लिया हमने, तो चलिए एक क्विक रिकैप के साथ इन सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में पक्का कर लेते हैं। तो इस लेक्चर में हमने जाना कि रिडॉक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक साथ होना। ऑक्सीडेशन यानी ON का बढ़ना और रिडक्शन यानी ON का घटना। हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर इनको पहचानने का सबसे बेस्ट टूल है। फिर हमने 4 टाइप्स की रिएक्शंस पढ़ी: कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्रोपोर्शनेशन, और आखिर में बैलेंसिंग का मेथड भी डिस्कस किया। और अब आपके लिए एक फाइनल सवाल। हम जानते हैं कि मेटल एक्टिविटी सीरीज में जिंक सिल्वर से कहीं ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या सॉलिड सिल्वर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? सोचो इसके बारे में। अपना जवाब लॉजिक के साथ नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। हम शुरू करेंगे कार्बन से, जो इसका मेन एलिमेंट है। फिर हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको नाम देने के लिए यूनिवर्सल IUPAC रूल्स सीखेंगे और आइसोमरिज्म के फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट में डाइव करेंगे। एंड में हम रिएक्शन फंडामेंटल्स को समझेंगे और अपनी नॉलेज को एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम से टेस्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सेक्शन 1, कार्बन, द बेसिक्स एंड शेप्स। अब कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो कहना कोई एग्जैजरेशन नहीं है, और इस सेक्शन में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। कार्बन की पहली सुपर पावर है कैटिनेशन। ये एक एलिमेंट के एटम्स की यूनिक एबिलिटी है कि वो आपस में जुड़कर लंबी चेन्स, ब्रांच चेन्स या कॉम्प्लेक्स रिंग्स बना सकते हैं, और कार्बन ये प्रॉपर्टी किसी भी दूसरे एलिमेंट से सबसे ज्यादा शो करता है। बिल्कुल इसी वजह से कार्बन लाखों करोड़ों डिफरेंट कंपाउंड्स बना पाता है। इसकी दूसरी सुपर पावर है टेट्रावेलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4। एक कार्बन एटम के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसका मतलब है कि ये 4 स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। यही वर्सेटिलिटी उसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे कई अलग अलग एटम से जुड़ने में हेल्प करती है, जिससे लिविंग थिंग्स बनाने वाले इंक्रेडिबली डाइवर्स स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं। तो ये 4 बॉन्ड्स स्पेस में एक्चुअली अरेंज कैसे होते हैं? यहां पर कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का। इस टेबल को देखिए, आपको 3 टाइप्स दिखेंगे:
sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जैसे मीथेन में होता है, कार्बन 4 सिंगल सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है जिससे एक 3D टेट्राहेड्रल शेप बनती है। जब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है जैसा ईथेन में, तो ये एक डबल बॉन्ड बनाता है जिससे एक फ्लैट ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल बनता है। और फाइनली sp हाइब्रिडाइजेशन में जो इथाइन में देखा जाता है, ये एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है जिससे पूरा मॉलिक्यूल एकदम लीनियर हो जाता है 180 डिग्री एंगल के साथ। हर टाइप की हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल के फाइनल शेप को डायरेक्टली डिसाइड करती है। तो हमने कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज समझ ली, लेकिन जब मॉलिक्यूल्स इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो हम उन्हें पेपर पर आखिर ड्रॉ कैसे करें? यही हमें ले आता है हमारे दूसरे सेक्शन पर, रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसा करने के 3 मेन तरीके हैं। पहला है कंप्लीट फॉर्मूला, जैसे लुईस स्ट्रक्चर, जिसमें हर एक एटम और हर एक बॉन्ड दिखाया जाता है, जो मैक्सिमम डिटेल के लिए अच्छा है। दूसरा है कंडेंस्ड फॉर्मूला, जो चीज़ों को सिंप्लीफाई करता है बॉन्ड्स को छुपाकर और एटम्स को ग्रुप करके, जैसे ईथेन के लिए CH3CH3 लिखना। लेकिन सबसे कॉमन और एफिशिएंट मेथड है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। यहाँ लाइंस कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती हैं और हम मान लेते हैं कि हर कोने और एंड पर सही नंबर में हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं। ये एकदम साफ और तेज तरीका है। जब लाखों कंपाउंड्स पॉसिबल हैं तो हम उन सब को बिना किसी कंफ्यूजन के नाम कैसे दे सकते हैं? उसके लिए हम एक सिस्टमैटिक मेथड यूज करते हैं जिसे कहते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। ये इंश्योर करता है कि हर एक कंपाउंड का एक यूनिक और लॉजिकल नाम हो जो दुनिया भर के साइंटिस्ट समझ सकें। चलिए बेसिक नेमिंग रूल्स को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप, आप सबसे लंबी कंटिन्यूअस कार्बन चेन ढूंढते हैं, इसे हम पेरेंट चेन कहते हैं। दूसरा, आप उस चेन को नंबर करते हैं, उस एंड से शुरू करते हुए जिससे ब्रांचेस यानी सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे छोटा नंबर मिले। तीसरा, आप उन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को पहचानकर उनका नाम देते हैं और आखिर में आप पूरा नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को उनके पोजीशन नंबर के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोएस्ट लोकेंट रूल। जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, अगर हम चेन को लेफ्ट से नंबर करते हैं तो मिथाइल ग्रुप को पोजीशन 2 मिलती है। अगर राइट से नंबर करते हैं तो उसे पोजीशन 4 मिलती है। रूल कहता है कि हमें हमेशा सबसे छोटा नंबर चुनना है, इसलिए लेफ्ट टू राइट नंबरिंग ही सही अप्रोच है। ये एक छोटा सा डिटेल कंपाउंड का नाम पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन क्या होगा अगर एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो? उसके लिए IUPAC की एक प्रायोरिटी लिस्ट है। जो ग्रुप इस लिस्ट में ऊपर होता है उसे प्रिंसिपल ग्रुप माना जाता है और वही कंपाउंड का बेस नेम डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप दोनों हों तो उसका नाम एक एसिड के तौर पर रखा जाएगा, ना कि एक अल्कोहल के तौर पर। हमारा अगला टॉपिक है आइसोमरिज्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स में से एक। आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, यानी एटम्स का सेट वही होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज एकदम अलग होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है। चलिए 2 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखते हैं। पहला है चेन आइसोमेरिज्म। ये तब होता है जब कंपाउंड्स का फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन कार्बन स्केलेटन अलग हो। जैसे पेंटेनिक स्ट्रेट चेन है, जबकि 2 मिथाइल ब्यूटेन ब्रांच्ड है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला C5H12 है। फिर आता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। यहाँ कार्बन स्केलेटन सेम रहता है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाती है। जैसे प्रोपैन 1 ऑल और प्रोपैन 2 ऑल में फर्क सिर्फ इतना है कि OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स ही अलग हो जाते हैं। जैसे C3H6O फॉर्मूला प्रोपेनॉल भी हो सकता है जो एक एल्डिहाइड है, या प्रोपेनोन जो एक कीटोन है। ये 2 बिल्कुल अलग टाइप के कंपाउंड्स हैं। और आखिरी में है मेटामेरिज्म। ये एक स्पेशल टाइप है जो तब होता है जब एक सेंट्रल फंक्शनल ग्रुप जैसे ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग एल्काइल चेन्स लगी हों। अभी तक हमने स्टैटिक स्ट्रक्चर्स और नामों की बात की। चलिए अब एक्शन में आते हैं। केमिकल रिएक्शंस। अपने कोर में सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस बस पुराने बॉन्ड्स के टूटने और नए बॉन्ड्स के बनने का खेल है। और ये हमें सबसे फंडामेंटल सवाल पर ले आता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 एटम्स के बीच शेयर्ड होते हैं, आखिर टूटता कैसे है? एक कोवैलेंट बॉन्ड 2 तरीकों से टूट सकता है। पहला है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रो मतलब डिफरेंट। यहां बॉन्ड अनइवनली टूटता है। एक एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को पूरा ले जाता है। इससे एक पॉजिटिव आयन यानी कार्बोकैटायन और एक नेगेटिव आयन यानी कार्बोनियन बनता है। दूसरा तरीका है होमोलिटिक क्लीवेज। होमो मतलब सेम। इस केस में बॉन्ड इवनली टूटता है और हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाता है, जिससे न्यूट्रल लेकिन हाईली रिएक्टिव स्पीशीज बनते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं।
बॉन्ड फिशन के दौरान बनने वाली इन स्पीसीज को रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कहते हैं। एक कार्बोकेटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी होता है, क्योंकि आसपास के एल्काइल ग्रुप्स पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। एक कार्बन आयन एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है और एक फ्री रेडिकल न्यूट्रल होता है, लेकिन उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो उसे बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देता है। हमने काफी कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, अब वक्त है इन्हें प्रैक्टिस में लाने का। चलिए, जो कुछ हमने सीखा है उसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करके अप्लाई करते हैं। ये रही एक क्लासिक प्रॉब्लम। हमें इस मॉलिक्यूल में टोटल सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स काउंट करने हैं। आप चाहें तो अभी इस लेक्चर को पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका अप्रोच देखते हैं। रूल बहुत सिंपल है। हर सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है, हर डबल बॉन्ड एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड से बना होता है, और हर ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड से मिलकर बनता है। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल में सारे कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को ध्यान से गिनते हैं तो हमें मिलेंगे 10 सिग्मा बॉन्ड्स और 3 पाई बॉन्ड्स। बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा बॉन्ड किससे बना है। Chapter 9 Hydrocarbons Part 1 Alkanes। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन्स। देखो, इस चैप्टर में हम हाइड्रोकार्बन्स के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उनके अलग अलग टाइप्स देखेंगे और फिर हम स्पेसिफिकली एक ग्रुप यानी एल्केन्स पर फोकस करेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज, उनके रिएक्शन सब पर आराम से डीप डाइव करेंगे। एक बात समझ लो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम फाउंडेशनल चैप्टर है। सो इन कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझना आगे के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहला सवाल, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या? देखो, नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और कार्बन, वेल वो तो कार्बन है ही। तो सिंपल सी बात है, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बने हैं और कुछ नहीं। लेकिन इनकी इस सिंप्लिसिटी पे मत जाना। हमारी जो पूरी मॉडर्न लाइफ है ना, वो इन्हीं पे चलती है। सोचो, घर में जो एलपीजी यूज होती है, गाड़ियों में जो सीएनजी या पेट्रोल डलता है, ये सभी हाइड्रोकार्बन्स हैं। सो नो डाउट ये हमारे प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज हैं। ओके, तो अब इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। हम इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है, हम बस ये देखते हैं कि कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसा है। तो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज बन जाती हैं। पहली, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें क्या होता है, सिर्फ सिंगल सीसी बॉन्ड्स होते हैं। इसके अंदर आते हैं एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स। फिर आती है दूसरी कैटेगरी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहां आपको मल्टीपल बॉन्ड्स मिलेंगे, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स। ये होते हैं एल्कीन्स और एल्काइन्स। और हाँ, एक तीसरी बिल्कुल स्पेशल कैटेगरी भी है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन आज के लेक्चर में हमारा पूरा फोकस रहेगा सैचुरेटेड ग्रुप पर, और उसके अंदर भी स्पेसिफिकली एल्केन्स पर। चलिए, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, एल्केन्स। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट। पता है, एल्केन्स को पहले पैराफिन्स भी कहते थे। ये नाम एक लैटिन फ्रेज से आता है, पारम एफिनिस, जिसका मतलब है लिटिल अफिनिटी, या सिंपल शब्दों में लो रिएक्टिविटी। और ये नाम ना बिल्कुल परफेक्ट है इनके लिए, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में एल्केन्स काफी सुस्त होते हैं। दे आर इनर्ट, वो आसानी से एसिड्स, बेसिस किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हर फैमिली का, जिसे हम होमोलोगस सीरीज भी कहते हैं, एक जनरल फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला उस पूरी फैमिली को डिफाइन करता है। तो एल्केन्स के लिए वो मैजिक फॉर्मूला क्या है? ये है CnH2n+2। बहुत सिंपल है। यहां n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। चलो ट्राई करके देखते हैं। अगर n को 1 रखें तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C1H2 × 1+2 यानी CH4। ये है मीथेन। अगर n को 2 रखें तो C2H2 × 2+2 C2H6। ये है ईथेन। है ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड सबसे सिंपल एल्केन मीथेन को दिखा रही है। इसका जो सेंट्रल कार्बन एटम है ना, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। आसान शब्दों में, इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से मॉलिक्यूल एक परफेक्ट 3D शेप ले लेता है, जिसे हम कहते हैं टेट्राहीड्रोन। ध्यान से देखो कि कैसे चारों हाइड्रोजन एटम्स इस शेप के कॉर्नर्स पर आते हैं, और इस अरेंजमेंट की वजह से हर हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच एक बिल्कुल प्रिसाइज एंगल बनता है, 109.5 डिग्रीज। ये परफेक्ट टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री ही इनकी स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा रीजन है। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, आइसोमरिज्म। और अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके पास ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम हो, सेम नंबर ऑफ एटम्स, लेकिन उन एटम्स का अरेंजमेंट, उनका स्ट्रक्चर अलग हो। और इसका नतीजा क्या होता है?
क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट या रिएक्टिविटी वो भी बिल्कुल अलग हो सकती हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तभी क्लियर होगा। लेट्स टेक ब्यूटेन, जिसका फॉर्मूला है C4H10। अब इसके दो अलग अलग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। पहला है N-ब्यूटेन, जिसमें सारे 4 कार्बन एटम्स एक सीधी कंटिन्यूअस चेन में हैं, और दूसरा है 2-मिथाइल प्रोपेन, जिसे हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, जिसमें एक ब्रांच चेन है। फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, C4H10, लेकिन इस स्ट्रक्चरल डिफरेंस का असर देखो। N-ब्यूटेन 273 केल्विन पर बॉयल होता है, जबकि आइसोब्यूटेन उससे कम 261 केल्विन पर। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रांचिंग से मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं। सो द की टेकअवे इज स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। और जैसे जैसे हम कार्बन एटम्स बढ़ाते जाते हैं, आइसोमर्स का नंबर लिटरली एक्सप्लोड हो जाता है। ये स्लाइड हेक्सेन यानी C6H14 के 5 अलग अलग चेन आइसोमर्स दिखा रही है। देखो, पहला है सीधी चेन N-हेक्सेन। फिर हम एक ब्रांच लगा सकते हैं तो बनेगा 2-मिथाइल पेंटेन या 3-मिथाइल पेंटेन। और अगर हम 2 ब्रांचेस लगा दें तो 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन या 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। सबका फॉर्मूला सेम है, C6H14, लेकिन ये सब 5 अलग अलग कंपाउंड्स हैं जिनके अपने यूनिक स्ट्रक्चर्स और नेम्स हैं। और आपको एक आइडिया देने के लिए कि ये कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इस नंबर को देखिए। अगर हम बस थोड़ा सा आगे बढ़ें डेकेन तक, जिसका फॉर्मूला है C10H22, तो उसके 75 पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं। 75! कैन यू बिलीव दैट? यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की असली डाइवर्सिटी शुरू होती है। ओके, सो स्ट्रक्चर एंड आइसोमरिज्म डन। अब हमने कहा था कि एल्केन्स अनरिएक्टिव होते हैं, बट हमेशा नहीं। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ये रिएक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। इनकी पहली मेजर रिएक्शन है हैलोजिनेशन। ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसे होने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आती है यूवी लाइट से। हम यूवी लाइट को केमिस्ट्री में HV सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है? मीथेन के हाइड्रोजन एटम्स एक एक करके क्लोरीन एटम से रिप्लेस होते जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले बनेगा क्लोरोमीथेन, फिर डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, हाँ वही क्लोरोफॉर्म, और आखिर में टेट्राक्लोरोमीथेन। ये एक चेन रिएक्शन है जो चलती रहती है जब तक सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट ना हो जाएं। नेक्स्ट आती है कंबशन, सिंपल भाषा में जलना। जब एल्केन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पूरी तरह से जलते हैं तो 3 चीजें बनती हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और बहुत सारी हीट। और ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है ना, वही रीजन है कि ये इतने अच्छे फ्यूल्स हैं। आपके स्क्रीन पर जनरल इक्वेशन है, और ये वही रिएक्शन है जो आपके घर के LPG सिलेंडर में हो रही है। इनके अलावा ये 3 और की रिएक्शंस हैं जो इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, आइसोमराइजेशन। इसमें हम स्ट्रेट चेन एल्केन्स को उनके ज्यादा यूजफुल ब्रांच्ड आइसोमर्स में कन्वर्ट करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 जैसे कैटलिस्ट की हेल्प से। सेकेंड, अरोमाटाइजेशन। यहां हम 6 या उससे ज्यादा कार्बन वाले एल्केन्स लेते हैं और उन्हें हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर बेंजीन जैसे अरोमैटिक कंपाउंड्स में बदल देते हैं। और थर्ड है पायरोलिसिस, जिसे क्रैकिंग भी कहते हैं। यहां हम बड़े हेवी एल्केन्स को हाई हीट से क्रैक यानी तोड़ देते हैं छोटे ज्यादा वैल्यूएबल एल्केन्स और एल्कीन्स में। एक बात याद रखना, इन तीनों रिएक्शंस के लिए कंडीशंस, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर बहुत क्रिटिकल हैं। ओके, अब हम एक थोड़ा एडवांस्ड लेकिन सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चलते हैं, कॉन्फर्मेशंस। पहले ही क्लियर कर दूं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से अलग होते हैं। आइसोमर्स बिल्कुल अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉन्फर्मेशंस एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से बनते हैं। इसको समझने के लिए हम सबसे सिंपल एग्जांपल लेंगे, ईथेन यानी C2H6। ईथेन के 3D स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने का एक तरीका है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। यह स्लाइड 2 एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज दिखा रही है। लेफ्ट साइड पर देखो, यह है स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। यहां आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन एटम से जितना हो सके उतना दूर हैं। और राइट साइड पर है इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन। यहां हाइड्रोजन एटम्स बिल्कुल अलाइंड हैं, जिससे पीछे वाले हाइड्रोजन आगे वालों से इक्लिप्स हो जाते हैं, यानी छुप जाते हैं। इसको विजुअलाइज करने का एक और बेहतर तरीका है न्यूमन प्रोजेक्शन। यहां हम CC बॉन्ड के अलोंग देख रहे हैं, आगे वाले कार्बन से पीछे वाले कार्बन की तरफ।
फ्रंट कार्बन को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और पीछे वाले कार्बन को उसके पीछे एक सर्कल से। अब देखो कितना क्लियर है। लेफ्ट में स्टैगर्ड फॉर्म में सारे हाइड्रोजन एटम्स साफ दिख रहे हैं, उनके बीच 60 डिग्री का एंगल है। लेकिन राइट में इक्लिप्स्ड फॉर्म में पीछे वाले हाइड्रोजन्स आगे वाले हाइड्रोजन्स के बिल्कुल पीछे छुपे हुए हैं। तो सवाल उठता है, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सिंपल कॉमन सेंस लगाओ। स्टैगर्ड फॉर्म में क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, उनके बीच रिपल्शन मिनिमम होगा। मिनिमम रिपल्शन मतलब मिनिमम एनर्जी। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का गोल्डन रूल है मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब इक्लिप्स्ड फॉर्म को देखो, एटम्स पास पास हैं तो रिपल्शन मैक्सिमम है, एनर्जी हाई हो जाती है और इसलिए स्टेबिलिटी मिनिमम रहती है। इस स्पेसिफिक रिपल्शन को हम टॉर्शनल स्ट्रेन कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन हमेशा इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन से ज्यादा स्टेबल होती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। अगर क्लियर लग रहा है तो हाइप कर देना। अब चलो थोड़ा एग्जाम मोड में चलते हैं। हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर कुछ कॉमन पिटफॉल्स डिस्कस करेंगे जिनसे आपको बचना है। ओके, ये एक टिपिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम्स में मिल सकता है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंपाउंड हेक्सेन C6H14 का आइसोमर नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं A 2-methyl pentane, B 2,3-dimethyl butane, C 3-ethyl pentane और D 2,2-dimethyl butane। थोड़ा टाइम लो, सोचो। इसका करेक्ट आंसर है C 3-ethyl pentane। यहां अप्रोच बहुत सिंपल है। देखो, हेक्सेन का फॉर्मूला है C6H14, यानी उसमें 6 कार्बन एटम्स हैं। हमें बस हर ऑप्शन में टोटल कार्बन एटम्स काउंट करने हैं। ऑप्शन ए, बी और डी तीनों में टोटल 6 कार्बन्स हैं, तो ये हेक्सेन के आइसोमर्स हुए। लेकिन 3-ethyl pentane को देखो, इथाइल ग्रुप में 2 कार्बन और पेंटेन चेन में 5, टोटल हो गए 7 कार्बन्स। इसका मतलब ये हेप्टेन C7H16 का आइसोमर है, हेक्सेन का नहीं। सिंपल। फाइनली चलो कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। आपको नहीं करनी है। पहला, रिएक्शन कंडीशंस भूल जाना। याद रखो, हैलोजिनेशन के लिए यूवी लाइट यानी HV जरूरी है, आइसोमराइजेशन के लिए एनहाइड्रस AlCl3। इनके बिना रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरा, IUPAC नेमिंग में गलती। रूल नंबर 1 है, हमेशा पहले सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढनी है, उसके बाद नंबरिंग शुरू करनी है। और तीसरा, आइसोमर्स और कन्फर्मेशंस में कंफ्यूज होना। इसको दिमाग में बिठा लो, आइसोमर्स बिल्कुल अलग मॉलिक्यूल हैं, जबकि कन्फर्मेशंस एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग रोटेशनल शेप्स हैं। चलिए इस लेक्चर को एक क्विक रिकैप के साथ रैप अप करते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। तो चलिए रिकैप करते हैं। हमने सीखा कि एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। उनकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन उन्हें एक स्टेबल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देती है। ये चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं और इनकी की रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूशन, कंबशन और पायरोलिसिस शामिल हैं। फाइनली हमने ईथेन के कॉन्फर्मेशंस एक्सप्लोर किए और ये एस्टैब्लिश किया कि स्टैगर्ड फॉर्म इक्लिप्स्ड फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें मिनिमम टॉर्जनल स्ट्रेन होता है।